नरेंद्र भाई का जीवन वैसे देखे तो बहुत गरीबी में बचपन बीता। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, प्रचारक बने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दायित्व आया, संगठन मंत्री बने। गुजरात के संगठन मंत्री के बाद राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व आया, राष्ट्रीय महामंत्री बने। उसके बाद में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बने। एक भी पंचायत का चुनाव भी न लड़ने के बावजूद उनको पार्टी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया। अब तक की जो मैं यात्रा कहता हूं वो हम जैसे स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं के लिए है, मगर उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई ने जो काम किया, वो काम के बहुत सारे चर्चे देश भर में हुए हैं। मगर मैं इसके एक अलग पहलू की ओर आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके 8-10 साल के अंदर इस देश में एक अजीब प्रकार का माहौल सर्जित हुआ था। देश भर के कई लोगों को, कई शुभचिंतकों को, कई सोचने वाले लोगों को लगता था कि हमारी जो बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है वो फेल कर जाएगी क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो हमारी है लोकतंत्र चलाने की, वो फेल कर जाएगी क्या? देश किस दिशा में जा रहा है? अगर इसी प्रकार का अस्थिरता का माहौल लंबे समय तक देश के अंदर चलता है तो देश की दिशा ना निश्चित हो सकती है, ना देश की समस्याओं का निवारण हो सकता है। और उसी वक्त नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते गुजरात की बहुत बड़ी समस्याओं का, मतलब 10 को पुरानी समस्याओं का साहसिकता से निवारण किया। मैं गुजरात से ही आता हूं, उनके साथ मंत्रिमंडल में भी रहा। गुजरात की सबसे बड़ी समस्या थी गिरता हुआ जल स्तर, और नरेंद्र भाई ने इस क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोगों से चर्चा करते हुए, और मैं इनकी बात नहीं करता जिनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिन्होंने बहुत सारे शोध कार्य किए हैं, जिन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे, डॉक्टरेट प्राप्त करी है, इनसे तो चर्चा करी ही, मगर ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे प्रयोग जिन्होंने किए थे और सफल प्रयोग किए थे, उन सब से चर्चा कर कर एक ऐसा जल संचय का आंदोलन खड़ा कर दिया। मुझे ठीक याद है मित्रों, एक ही साल में 1,60,000 से ज्यादा चेक डैम बनाकर नरेंद्र भाई ने गुजरात के गिरते हुए जल स्तर की दिशा को अलग दिशा दी। और उसके बाद में मां नर्मदा के पानी को सरस्वती तक ले जाना, 21 नदियों के अंदर डालना, गुजरात के 11,000 तालाबों में नर्मदा के पानी को पहुंचाने की व्यवस्था करना, जैसे एक धुन लगी थी कि गुजरात को एक गिरते हुए जल स्तर के समस्या से निजात दिला देनी। और मित्रों, मुझे ठीक याद है, अभियान शुरू हुआ था 2006 में, और 2012 में गुजरात का जल स्तर काफी बढ़ चुका था और कई सारे इलाके डार्क जोन के बाहर निकल गए। मैं जिस क्षेत्र से गुजरात के आता हूं, वो उत्तर गुजरात में सारे के सारे जिले लगभग डार्क जोन के थे, अंदर थे। आज गुजरात डार्क जोन मुक्त हो गया है और ये जल संचय के सफल प्रयोग का अभियान। इसी तरह से उसी वक्त उन्होंने प्रयोग किया था स्वरोजगारी पर बल देने का। 125 करोड़ के देश की जनसंख्या जिस देश की हो, वो नौकरियों के माध्यम से रोजगारी का समाधान नहीं ला सकता है।
नरेंद्र भाई ने गुजरात के अंदर ही प्रयोग किया था स्वरोजगारी का और कौशल विकास का। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस प्रयोग को राष्ट्रीय फलक पर लेकर आए, मगर ये दोनों प्रयोग कौशल वर्धन का और स्वरोजगारी का उन्होंने गुजरात में ही सफलतापूर्वक किया था और बेरोजगारी की समस्या को एक नए अंदाज से एड्रेस करने का प्रयास किया था। आज भी सारे अर्थशास्त्र के पंडित ढूंढते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ है, जॉबलेस ग्रोथ है, जॉबलेस ग्रोथ है। मेरे जैसे व्यक्ति के तो सर पर बाल नहीं है, जो है इतने भी खींच लेते हैं कि जॉब क्यों नहीं है। मैं इनका ध्यान इंगित कराना चाहता हूं, मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 7 करोड़ 28 लाख बेरोजगार गरीब युवाओं को स्वरोजगार देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। रोजगार का मतलब जॉब तक सीमित कर दोगे तो इस देश का भला नहीं होगा। इस देश की समस्याओं का समाधान इस देश की समस्याओं की दृष्टि से लाना होगा। कहीं और से उधारी से लाई हुई योजनाएं और उधारी से लाए हुए मॉडलों के आधार पर इस 125 करोड़ के देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। और इसीलिए जब नरेंद्र भाई गुजरात के अंदर काम करते थे तब उन्होंने औद्योगिक विकास को भी प्रायोरिटी दी। वाइब्रेंट गुजरात को एक ऐसा मॉडल बनाया जो इन्वेस्टमेंट समिट के लिए पूरी दुनिया आज इसको स्वीकार कर रही है। भारत के करीब करीब सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। उसके साथ साथ कृषि विकास को भी बल देकर कंटिन्यूअसली 6 साल तक 12% से ज्यादा कृषि विकास दर प्राप्त करने वाला राज्य एकमात्र राज्य गुजरात बना। और मित्रों, कंटिन्यूअसली 10 साल तक 12% से ज्यादा जीडीपी प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात बना। मैं मानता हूं कि गुजरात के अंदर नरेंद्र भाई के मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम हुआ, इसी की सुगंध पूरे देश के अंदर प्रसरी थी। और 2014 में जो चुनाव आया और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी होंगे, देश के अंदर एक अजीब माहौल था। उस वक्त युवा आक्रोशित होकर सड़क पर दिखाई पड़ता था। महिलाएं सुरक्षा के बारे में अनिश्चित थी। देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत सारे सवाल थे। विश्व में देश की साख दिन प्रतिदिन गिरती जाती थी। अर्थतंत्र को इंगित करने वाले सारे आंकड़े, सारे ग्राफ औंधे मुंह गिर रहे थे। इतनी विषम परिस्थिति में भी पूरे देश के अंदर एक आशा का संचार हुआ और एक साथ कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर कच्छ तक इतने बड़े देश के अंदर एक देश की जनता ने फैसला किया। ये जनता कोई चुनाव अभियान, ये फैसला कोई चुनाव अभियान नहीं करा सकता। ये फैसला कोई पार्टियां नहीं करा सकती। ये जो प्रचंड जनादेश मिला है वो भारत की 125 करोड़ जनता का मन का आशीर्वाद था। 30 साल के बाद देश को पूर्ण बहुमत देने का काम इस देश की जनता ने किया और आजादी के बाद पहली बार देश को गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ देने का काम इस देश की जनता ने किया। और मित्रों, ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र भाई ने 12 साल तक 2014 तक 2001 से अंत से 2014 तक जिस प्रकार से गुजरात में काम किया था, वो काम धीरे 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 देश भर के अंदर फैला था और एक आशा बंधी थी कि ये व्यक्ति देश को सही रास्ते पे ले जा सकता है, ये पार्टी देश को सही रास्ते पे ले जा सकती है। और मित्रों, इसी के कारण ये जनादेश मिला और प्रधानमंत्री बनने के बाद हम सब लोग 3 साल से उनको काम करते हुए देख रहे हैं। शायद आजादी के बाद एकमात्र प्रधानमंत्री है जिसने 3 साल में एक दिन का भी वैकेशन नहीं लिया है। ईश्वर जो मौका देता है
ईश्वर जो काम करने का मौका देता है उसको अपना सर्वस्व देकर ज्यादा से ज्यादा दिशा में आगे बढ़ाना, ईश्वर के आशीर्वाद को लोगों के लिए पहुंचाना, ये बहुत बड़ी काम। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से 3 साल तक काम किया है, बहुत सारा कहा जा सकता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मैं कहना भी नहीं चाहता, परंतु 3-4 चीजों को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत सारे द्वंद्व को, इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारे द्वंद्व चलते थे, इसको समाप्त कर दिया है। पहले तो सरकार बनते ही पूछा जाता था, ये सरकार कृषि का विकास करेगी या उद्योग का विकास करेगी, क्या करेगी? नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय कर दिया, कृषि के विकास के साथ साथ उद्योग का भी विकास हो सकता है, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। इसी तरह से एक दूसरा सवाल पूछते थे, ये सरकार गांव के विकास को प्राधान्य देगी या शहर के विकास को प्राधान्य देगी? नरेंद्र मोदी सरकार ने यह भी सिद्ध कर दिया कि गांव के और शहर के विकास के बीच में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, दोनों समांतर रूप से हो सकते हैं। और तीसरा, एक सवाल हमेशा पूछा जाता था कि सरकार इकोनॉमिक के क्षेत्र में रिफॉर्म्स करेगी या जन कल्याण के रास्ते पर चलेगी, सब मतलब वेलफेयर सोसाइटी बनाने के रास्ते पर चलेगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने यह भी कर दिया कि रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं और गरीब के जीवन के स्तर को ऊपर भी उठाया जा सकता है। ये दोनों काम एक साथ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब दुनिया भर के पंडित सोचते थे कि भारत की विदेश नीति क्या होगी, करवट लेगी क्या? मित्रों, हमने विदेश नीति के मामले में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अनूठा प्रयोग किया है। हम दुनिया भर के लोगों के साथ, दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, दुनिया भर के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर इसके साथ साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने सार्वभौमत्व को भी अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, और ये दोनों काम हमने एक साथ कर दिखाया। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार जब 3 साल समाप्त किए तब मेरा अभी देश भर में दौरा चल रहा है। बहुत सारे पत्रकार मुझे पूछते हैं क्या बहुत बड़ी उपलब्धि क्या मानते हो सरकार की? मैंने कई बार कहा है मित्रों कि ये सरकार ने अंतिम विकास की पंक्ति पर अंतिम खड़े हुए व्यक्ति को उसका जीवन स्तर को बढ़ावा देने का मौका दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के मार्ग पर अंतिम व्यक्ति को कैसे उठाया जाए, और जब मैं उपलब्धियों में कहता हूं कि सरकार ने 4 करोड़ 38 लाख शौचालय बनाए हैं, तब काफी लोगों को दिल्ली में जो लुटियन में रहते हैं उनको लगता है कि अमित भाई क्या शौचालय की बात कर रहे हो, इसमें क्या बड़ी उपलब्धि है। मगर मैं हॉल में जो बैठे हैं इन सबको भी कहना चाहता हूं, मित्रों, आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा के दूर दराज के गांवों में गरीबी नहीं देखी है। एक 16 साल की बच्ची सुबह शौच क्रिया के लिए गांव के बीच में से चलकर खुले में जब उसको बैठना पड़ता है तब उसके आत्मा पर, उसके मन पर, उसके आत्मविश्वास पर जो ग्लानि आती है, इसका अनुभव हमें नहीं है। इस 16 साल की बच्ची को अभी देश का नागरिक बनना बाकी है, देश के विकास में अपना योगदान देना बाकी है, अपने स्वप्न देखना बाकी है। इस ग्लानि से उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। और जब मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 करोड़ 38 लाख शौचालय बनाए हैं, तब नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश ने करोड़ों महिलाओं को और करोड़ों बच्चियों को सम्मान के साथ जीने का एक रास्ता बता दिया है। उनको मौका दिया है देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का, उनको मौका दिया है अपने जीवन के बारे में स्वप्न देख पाने का। मित्रों, और ये सोच तभी आ सकती है जब व्यक्ति गरीबी से उभरा हुआ हो, गरीबी को देखा हुआ हो और संघर्ष जीवन में किया हुआ हो। मित्रों,
इस देश में 12.5 करोड़ गैस बट गए थे। 12.5 करोड़ गैस के एलपीजी सिलेंडर में से 11 करोड़ 80 लाख गैस शहरी एरिया में बटे थे। गांव की गरीब महिला के नसीब में गैस का सिलेंडर नहीं था। हमें लगता है गैस के सिलेंडर में क्या है, मगर जब एक महिला अपनी झोंपड़ी में कंडे और टहनियां जलाकर खाना पकाती है घर के लिए, घर पूरा धुएं से भर जाता है, झोंपड़ी धुएं से भर जाती है। कोई भी सिगरेट पीने की आदत न होने के बावजूद भी 400 सिगरेट जितना धुआं उसके फेफड़े के अंदर चला जाता है और वो महिला का स्वास्थ्य खत्म हो जाता है। उसका बच्चा बड़ा होने से पहले भी टीबी से ग्रस्त हो जाता है। और नरेंद्र भाई ने तय किया कि 2019 तक 5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये सरकार करेगी और 2024 तक देश के हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मित्रों, एक झोंपड़ी को धुएं से मुक्त करने का विचार उसी को आ सकता है जो समता मूलक समाज के सिद्धांत को स्वीकार करता है, उसी को आ सकता है। और मित्रों, कई सारे ऐसे काम जो 3 साल के अंदर हुए, लगभग 13,000 गांवों में बिजली पहुंची। अगले साल मई तक ये देश में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं होगी। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जो रोड से जुड़ा हुआ नहीं होगा। एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां शौचालय नहीं होगा। 2024 तक एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां एलपीजी का सिलेंडर नहीं होगा। आज एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा है। और ये सारा 70 साल की आजादी के बाद करना पड़ता है। विकास की बात करने वाले, गरीब की बात करने वाले कई सरकारें, कई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और चले गए, कई पार्टियां आई और चली गई। ये सब हमारे भाग्य में इसलिए आया है कि आगे किसी ने किया नहीं। अगर कर देते 70 साल में तो आज देश बहुत आगे बढ़ता होता। मगर खैर मित्रों, मैं इतना जानता हूं कि इस देश के आर्थिक विकास के मामले में बहुत सारा काम होने के बावजूद आज देश दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थतंत्र बना है। सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आंकड़े अपने पैरामीटर्स के अंदर हैं। मगर इसके साथ साथ इस सरकार ने देश से गरीब के गरीब व्यक्ति को, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को, दलित को, आदिवासी को अपना जीवन स्तर उठाने का मौका दिया है। उनके लिए आजादी के मायने तो अपने घर के अंदर टॉयलेट और अपने घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर और बेरोजगार को रोजगारी के लिए ही थे। और वो 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहुंचा है। मित्रों, नरेंद्र भाई ने दुनिया के अंदर कुछ बोले चाले बगैर देश का नाम रोशन करने का काम किया है। आज नरेंद्र भाई जहां जहां जाते हैं अपनी संस्कृति को, अपने देश की संस्कृति को पहुंचाने का काम करते हैं। 21 जून को दुनिया को 170 देशों में जब योगा होते हुए देखते हैं और दुनिया योगा की दिशा में आगे बढ़ती है, तब मन प्रफुल्लित हो जाता है। दुनिया को योगा की दिशा में ले जाकर योग दिन की स्वीकृति लाकर नरेंद्र भाई ने सिर्फ इतना नहीं किया कि दवाई बगैर का जीवन आज भी संभव है। मन, आत्मा, बुद्धि और शरीर के बीच में अनुसंधान संधान संभव है। ये हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो संशोधन किया है वो दुनिया के सामने उपलब्ध किया। नरेंद्र भाई ने साथ में ये भी कहा कि इसकी कोई पेटेंट राइट हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। और मित्रों, आज दुनिया में हिंदुस्तान को अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। दुनिया की बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो या बढ़ते हुए तापमान की, नरेंद्र भाई की ओर दुनिया देख रही है कि इसका समाधान क्या है। इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे पंथ संप्रदाय, इतने सारे राज्य और इतनी बेशुमार गरीबी और बेरोजगारी के बीच में ये आदमी कैसे देश को आगे ले जा रहा है, वो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है। मैं मानता हूं कि एक गरीब से गरीब घर में जन्मे हुए बालक से लेकर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनकर, प्रचारक बनकर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए कोई चुनाव लड़े बगैर
सालों तक काम करने के बाद एक आदमी जब मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को और इस विश्व के सबसे महान देश को एक सच्ची दिशा में ले जाता है, तो मैं मानता हूं मित्रों, पूरी दुनिया नरेंद्र भाई के व्यक्तित्व को और नरेंद्र भाई के जीवन को जानने के लिए बेताब है, आतुर है।